जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 77वां वीडियो है और आज का टॉपिक है भारतीय शाही नौसेना विद्रोह 1946, जिसे इंग्लिश में इंडियन रॉयल नेवी रिवोल्ट 1946 कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि भारतीय शाही नौसेना विद्रोह 1946 क्या था। इस विद्रोह को अन्य नामों से भारतीय नौसेना विद्रोह के नाम से भी जानते हैं और कहीं कहीं किताबों में नौसेना विद्रोह से भी सूचित किया जाता है। तो आप तीनों को एक मान के चलिएगा और एग्जाम में आता है तो तीनों का मतलब एक ही होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक शब्द है विद्रोह। इससे पहले हम लोगों ने आंदोलन पढ़ा था, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। लेकिन यहाँ पर विद्रोह है। जैसे कि 1857 में विद्रोह हुआ था, तो ये अचानक से किया गया विद्रोह था, लेकिन उसके पीछे एक पृष्ठभूमि थी। तो इसमें भी यही आपको देखने को मिलेगा, एक तत्कालिक कारण होगा लेकिन उसके पीछे भी कई कारण मौजूद रहेंगे। तो भारतीय नौसेना विद्रोह, यहाँ पर नौसेना के द्वारा विद्रोह किया गया था, जबकि 1857 में थल सेना के द्वारा विद्रोह किया गया। भारतीय नौसेना विद्रोह स्वतंत्रता आंदोलन के चमकदार पन्नों में से एक है। तो आइए समझते हैं कि भारतीय नौसेना विद्रोह क्यों किया गया था। तो ये भारतीय नौसेना विद्रोह जो था, कुछ सैनिक जो थे अपनी मांगों के लिए, कुछ बातों के विरोध में ये विद्रोह किए थे। फिर उसके बाद देखेंगे कि कुछ समय के बाद जनता का इस विद्रोह का समर्थन मिलता चला गया और इसका दायरा बढ़ता ही चला गया। सेना ऐसा कुछ करती है तो रिवोल्ट का ही रूप ले लेती है, यानी कि जैसे 1857 में की थी तो रिवोल्ट का रूप ले लिया था, तो यहाँ भी 1946 में सेना ऐसा करती है में तो एक रिवोल्ट का रूप ले ली। उसके बाद हम देखें कि भारतीय शाही नौसेना विद्रोह कहीं कहीं बॉम्बे म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बॉम्बे म्यूटिनी 1946 अगर आए तो इसका मतलब एक ही होगा, नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये बॉम्बे में ये विद्रोह किया गया था, शुरुआती यहाँ से हुआ था। बॉम्बे म्यूटिनी बॉम्बे सेना के द्वारा बॉम्बे में ही किया गया है। बॉम्बे बंदरगाह की सेना ने इस म्यूटिनी को, यानी कि इस विद्रोह को उकसाया था, इस विद्रोह की शुरुआत की थी और यहीं से विद्रोह की शुरुआत हुई एवं देखते देखते पूरे देश में फैल गया। उसके बाद इसके समय को हम लोग देखते हैं। इसका समय होता है 18 फरवरी 1946 को ये विद्रोह शुरू होता है एवं 23 फरवरी 1946 को ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। मोटे तौर पर 5 से 6 दिनों का ये विद्रोह रहता है, लेकिन बहुत ही पावरफुल विद्रोह रहता है जो पूरे देश को आंदोलित कर देता है। यह विद्रोह को समाप्त करने के लिए, मैंने जो ये विद्रोह किया गया था इसका समाप्त करने के लिए दो नेता हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, इनके आग्रह पर, इन भारतीय नेताओं के कहने पर यह विद्रोह समाप्त कर दिया गया था। और इस विद्रोह ने पूरे देश को आंदोलित कर दिया था। इसमें देखेंगे कि जो रॉयल यहाँ पे शब्द आएगा, इंडियन नहीं, रॉयल मतलब भी वो ब्रिटिश का, जिसमें इंडियन रॉयल एयरफोर्स तथा लोकल पुलिस भी अपना मानसिक समर्थन दे रही थी, अपना नैतिक समर्थन दे रही थी इन नौ सैनिकों को। ठीक है, अब देखते हैं कि यह विद्रोह क्यों किया गया था। तो यह विद्रोह मूलतः नाविकों द्वारा किया गया विद्रोह था, यानी जो नाविक सेलर्स होते हैं उनके द्वारा किया गया विद्रोह था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय सैनिकों को सेकंड सिटीजन का व्यवहार किया जाता था और ब्रिटिश के साथियों को ज़्यादा तरजीह दी जाती थी, यानी कि भारतीय जो सैनिक शामिल थे उनको सेकंड सिटीजन जैसा व्यवहार किया जाता था और ब्रिटेन के साथियों को तरजीह दी जाती थी एवं भारतीयों को नेग्लेक्ट किया जाता था। इनके पदोन्नति, यानी भारतीयों के पदोन्नति के भी अवसर नहीं होते थे। और इस विद्रोह का तत्कालिक कारण को देखें, इस विद्रोह का तत्कालिक कारण था अखाद्य भोजन, यानी कि बेकार खाना। जैसे कि 1857 में कारतूस था, तो यहाँ पर अखाद्य भोजन यानी कि बेकार खाना इस विद्रोह का तत्कालिक कारण था। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि भारतीय सैनिकों के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था और नस्लीय भेदभाव, ये पृष्ठभूमि के रूप में हमें दिखाई देता है। एक नाविक होते हैं बीसी दत्ता, जो कि HMSI तलवार जहाज का नाम रहता है, HMSI पूरा नाम रहता है, HMSI तलवार नामक जहाज पर भारत छोड़ो लिख दिया था और इस कारण से क्या होगा, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको गिरफ्तार किया गया तो नाविकों के द्वारा इनको रिहा करने की मांग की जाने लगी। इसके अलावा सेना की मांग थी कि, जो सेना थी हमारी, इनकी मांग थी कि इंडोनेशिया से, जो भी इंडोनेशिया जो है नीचे की ओर साउथ ईस्ट एशिया में जाएंगे, इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया में है, तो सेना की मांग थी कि इंडोनेशिया में भेजी गई भारतीय सेना को वापस बुलाई जाए, ऐसा इनका मांग था।
और इसके बाद देखेंगे कि इन सब कारणों से भारतीय नौसेना ने विद्रोह कर दिया और देखते ही देखते भारत के अन्य स्थानों पर खड़े 66 जहाज़ों पर विद्रोह फैल गया और 10,000 लोग विद्रोह में शामिल हो गए थे। और उसके बाद देखेंगे कि जो जहाज़ थे वहाँ पर भारतीय झंडा लहराया गया। इसके अलावा मुस्लिम लीग का झंडा लहराया गया और साम्यवादी दल का भी झंडा लहराया गया था यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर तीनों ने यानी कि तिरंगा झंडा में यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतीक था, मुस्लिम लीग अपना झंडा और साम्यवादी दल तीनों ने मिलकर अपने अपने झंडे लहराए थे यहाँ पर। तो एक साथ लहराए गए। यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव देखने को मिलता है और इतिहासकार इसलिए भारतीय इतिहासकार इसे भारत का अंतिम सेकुलर म्यूटिनी कहते हैं, यानी कि सभी लोग साथ मिलकर धर्मनिरपेक्ष होकर इस म्यूटिनी में भाग लिए थे। इस विद्रोह को सही तरीके से समर्थन साम्यवादी दल ने दिया। इस विद्रोह को सही तरीके से किसने दल दिया? साम्यवादी दल ने सही तरीके से इस विद्रोह को समर्थन दिया था। नौसेना के समर्थन में साम्यवादी दल ने आंदोलन किए, जिसमें प्रमुख रूप से हमें दिखाई देते हैं दो नाम, अच्युत पटवर्धन और आसफ अली। ये साम्यवादी दल के थे और सही ढंग से इन्होंने नौसेना का समर्थन दिया था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इनको इतना समर्थन नहीं दिया था जैसे आज़ाद हिंद फौज को दिया था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग डर रहे थे, क्योंकि फरवरी 1946 का यह समय है, ठीक है, फरवरी 1946 का समय है। लेकिन एक टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये दिसंबर 1945 में केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव हो चुके थे और जनवरी 1946 में प्रांतों के चुनाव हो चुके थे, ये हो चुके थे, ठीक है ना। और ये विद्रोह होता है फरवरी 1946 में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग डर रही थी, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार बन चुकी थी और यानी कि सरकार बन चुकी थी, तो यानी कि स्वतंत्रता के मसले पर ये जो दो पार्टियां थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, संवैधानिक हल की स्थिति में आ चुके थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को लगा कि हम अपनी आज़ादी पाने के करीब है और सेना का विद्रोह हो जाए तो संवैधानिक हल का मामला खतरे में पड़ जाएगा और अंग्रेज़ों को दमन करने का मौका मिल जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि विद्रोह के बाद, अब देखेंगे कि विद्रोह के बाद 467 नागरिकों नहीं नाविकों, ठीक है, नागरिकों नहीं नाविकों, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नाविकों को कोर्ट मार्शल के जरिए बर्खास्त कर दिया गया था, ठीक है, नाविकों को बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन वहाँ के जो बम्बई में ये विद्रोह जो हुआ था, बम्बई के जो दुकानदार थे, शुरुआत में तो भोजन के लिए ही हुआ था ना, तो भोजन पहुँचाने लगे थे, यानी कि दुकानदारों ने नौसेना को भोजन पहुँचाया, ढेर सारी मददें की और कहा कि जो आपको दुकान से चाहिए वो ले जाइए। इस तरह से विद्रोह था। और इस विद्रोह की तुलना 1905 में यूएसएसआर, जो अभी रसिया है, यूएसएसआर में काला सागर है, यूएसएसआर जो था काला सागर के सैनिकों ने विद्रोह किया था और इन सैनिकों को भी जनता का समर्थन इसी प्रकार से मिला जो बॉम्बे के नौसैनिकों को मिल रहा था। बॉम्बे के सैनिकों को बॉम्बे की सेना का समर्थन जो मिला था, उसी प्रकार इन यूएसएसआर में काला सागर के नौसैनिकों को मिला था। उससे थोड़ी सी तुलना कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि बम्बई, ये जो एरिया है, ये ध्यान रखिए, ये महाराष्ट्र का एरिया, बम्बई, कलकत्ता इधर देखेंगे, ठीक है, कलकत्ता, उसके बाद पुणे महाराष्ट्र का ही हिस्सा आ जाएगा। फिर उसके बाद जयसोर, शाही, जो भी थे शाही भारतीय सेना थी, जो भी थी भारतीय सेना थी, ये जितने भी थे एयरफोर्स की सेना थी, ये इनके कर्मचारियों ने भी इनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की, जो कि ये बॉम्बे के नौसैनिकों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और सहानुभूति हड़ताल भी किया। ये अंग्रेज़ों को परेशान करने वाला विषय था, यानी कि इतने जब जगह से समर्थन मिलने लगा इन सैनिकों को, तो अंग्रेज़ों को परेशान करने वाला विषय बन चुका था, ठीक है। उसके बाद ये क्या किया कि एक चीज़ और है, ये जो विद्रोह था आगे फैलते फैलते नीचे की ओर आ गया, बम्बई, कोचीन, मद्रास, यहाँ, ठीक है, इस एरिया तक ये विद्रोह फैल चुका था और इस पूरे भारत में ये समर्थन धीरे धीरे इन सैनिकों को मिलने लगा। उसके बाद एक डेट आता है 23 फरवरी का, तो 23 फरवरी को विद्रोह समाप्त कर दिया गया और इन पर जो मुकदमा चलने वाला था, इन मुकदमों का समर्थन जिन्ना और पटेल कर रहे थे कि हम आपके पर जो मुकदमा चल रहा है उससे आपको मुक्ति दिलाएंगे। देख रहे हैं ना। तो अब क्या हुआ कि सेना में विद्रोह हो गया है। जन विद्रोह को तो अंग्रेज दबा सकते थे, लेकिन अब यहाँ सेना में विद्रोह हो गया तो अंग्रेज़ों की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी थी। तो हम देखते हैं कि
प्रभाव क्या पड़ा इस विद्रोह का। तो प्रभाव की बात करें तो इस विद्रोह ने सेना और जनता के मनोविज्ञान को बताया कि वह जुझारू हो गए हैं और बिना किसी भय के लड़ने की ताकत उनके अंदर पैदा हो चुकी है। और सैन्य विद्रोह ने अंग्रेजों के मन में एक भय पैदा कर ही दिया था। यानी कम समय में इस विद्रोह की सघनता में गहराई इतनी रही कि वो अंग्रेजों को हिलाने के लिए पर्याप्त था। इसका प्रभाव था कि अंग्रेजों ने घोषणा की कि फरवरी 1947 तक इंडोनेशिया से भारत जो सेना जो थी, उनकी मांग थी कि इंडोनेशिया से भारतीय सैनिक वापस बुला लिए जाएंगे। इसका ये प्रभाव रहा। और फिर आगे चलकर हम देखेंगे कि कैबिनेट मिशन आता है, और जब कैबिनेट मिशन आएगा तो इसके बाद स्वतंत्रता की तैयारी शुरू हो जाती है। कैबिनेट मिशन एवं माउंटबेटन योजना के वार्तालाप में कोमलता आ गई थी, ये विद्रोह को देखते हुए कि सेना जिसका आधार, यानी कोई भी राज्य का आधार सेना ही है और उसमें ही विद्रोह हो जाए तो फिर बचा ही क्या। यानी कि इसी के सेना के दम पर ही ये लोग शासन कर रहे थे भारत में, और उसमें ही विद्रोह हो जाए तो स्वाभाविक तौर पर है कि जो भी कैबिनेट मिशन आया, माउंटबेटन योजना आया, उनके वार्तालाप में एक कोमलता आई, समझौते के प्रति झुकाव आया। अपना अड़ियल रुख इन्होंने छोड़ दिया अंग्रेजों ने, और उसके पीछे इसका प्रभाव काम कर रहा था। नौसेना विद्रोह का काम कर रहा होगा, फैसला कर ही लिया होगा कि भारत में रुकना अब संभव नहीं है। यानी कि अंग्रेजों ने फैसला कर लिया कि भारत में अब रुकना संभव नहीं, क्योंकि सेना ने ही विद्रोह कर दिया है। अब ज़्यादा अच्छा है कि सम्मानजनक तरीके से भारत छोड़ा जाए, और अगर सेना साथ नहीं दे रहा तो अस्तित्व मुश्किल है। तो ये रहा अपना भारतीय नौसेना शाही विद्रोह। अब देखेंगे कि उस समय तक, यानी कि राष्ट्रमंडल संगठन अस्तित्व में आ गए थे 46 तक, और कम से कम दोनों के बीच मामला ठीक रहा तो भारतीय राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा। तो ये लोग चाह रहे थे कि मतलब सम्मानजनक तरीके से भारत से निकला जाए और भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाया जाए, क्योंकि राष्ट्रमंडल अस्तित्व में आ गया था। ब्रिटिशर्स जानते थे कि भारत अगर राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं बना तो राष्ट्रमंडल का उतना महत्व नहीं रह जाएगा। बन गया तो प्रतीकात्मक एवं मनोवैज्ञानिक स्तर पर ब्रिटेन भारत का शासन कर रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल जो है वहाँ के इसके अध्यक्ष हेड होती हैं वहाँ की महारानी। तो मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटेन अभी भी भारत पर शासन करना चाह रहा था राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाकर। राष्ट्रमंडल के सर्वेसर्वा महारानी होती है, इससे भारत से जुड़ाव रहेगा ही। ये सब ब्रिटिशर्स के मनोविज्ञान में बदलाव आया था, और ये रॉयल नेवी रिवोल्ट के बाद में। तो ये रहा अपना भारतीय शाही नौसेना रिवोल्ट। अब थोड़ा सा अगले अध्याय में हम लोग केंद्र एवं प्रांत के चुनावों को देखेंगे 1945-46। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में जो कैबिनेट मिशन आया था उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद माउंटबेटन योजना और आज़ादी दिला देंगे भारत को। तो आधुनिक इतिहास अब खत्म होने के मोड़ पर है। तो आज हम लोगों ने भारतीय नौसेना शाही विद्रोह का देखा था कि इसका स्वरूप कैसे था। उसके बाद देखा था कि विद्रोह क्यों किया गया, इस विद्रोह का किसने किसने समर्थन दिया, क्या क्या प्रभाव पड़ा और कहाँ कहाँ फैला यह विद्रोह। उसके बाद हमने देखा था कि इस विद्रोह का प्रभाव क्या रहा और अंग्रेजों का मनोविज्ञान में क्या परिवर्तन आया था इस विद्रोह के कारण। तो ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।